हाय नमस्ते। टैक्स इनवॉइस का चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कराऊंगा और देख सकते हो आपकी 770 पेजेस में से करीब करीब 600 से ज़्यादा पेजेस आपके हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स इलस्ट्रेशंस के। प्रोविज़न में करा चुका हूँ। चलिए भैया देखते हैं इलस्ट्रेशन कहाँ आती है। इलस्ट्रेशन आ गई? नहीं आई। इलस्ट्रेशन आ गई? आ गई। लव एंड कुछ प्राइवेट लिमिटेड ऑफ मेघालय engaged in supply of gifts item and repair services provides you the following details. Commencement of the business of supplying goods and services. 1 अगस्त को इन्होंने जो है बिजनेस शुरू करा of supplying goods and services. Turnover exceeds 10 lakh on 15th अगस्त. Turnover exceeds 20 lakh on 5th September. रजिस्ट्रेशन की अर्जी डाली 20th सितंबर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला 6th अक्टूबर. कंपनी सीक्स योर एडवाइस एज टू हाउ इट शुड रेज रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइसेस फॉर सप्लाईज मेड. इज देयर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर इशुएंस ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स? ऑब्वियसली यस. जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे क्योंकि आपका टर्नओवर 10 लाख से कम था तो आप जीएसटी का इनवॉइस नहीं भेजते थे. आप नॉर्मल कोई भी जो है बिना जीएसटी नंबर वाला इनवॉइस देते थे. टर्नओवर आपका 20 लाख से क्रॉस हुआ तो 20 लाख से क्रॉस हुआ तब भी आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं आया. हालांकि 30 डेज़ में अप्लाई करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए और आपने 20 सितंबर को अप्लाई करा और क्योंकि 20 सितंबर को अप्लाई कर दिया तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 5th सितंबर मान ली जाएगी. 5th सितंबर मान ली जाएगी. बट एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ 6 अक्टूबर को. तो 5 सितंबर से 6 अक्टूबर से पहला यानी 5 सितंबर से 5 अक्टूबर हो गया. तब तक तो जो इनवॉइस इशू करे उस पर तो जीएसटी नंबर कोड नहीं किया था. अगर जीएसटी का नंबर कोड नहीं किया तो सामने वाले को जो इशू हुआ इनवॉइस वो जीएसटी इनवॉइस नहीं था. अब सामने वाले को जीएसटी इनवॉइस नहीं था तो वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा और आपने जीएसटी चार्ज भी नहीं करा होगा बिकॉज आपके पास तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर था ही नहीं. राइट या फिर आपने जीएसटी जो इसमें इंक्लूसिव मान लिया वट एवर द केस में भी. तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में जीएसटी लगाना आपने हो सकता है शुरू कर दिया क्योंकि टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड हो गया, आप लायबल हो गए जीएसटी के लिए, तो आप अब जीएसटी चार्ज करना शुरू करेंगे. बट जो इनवॉइस आप इशू कर रहे हैं वो जीएसटी इनवॉइस नहीं है. तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन दिया है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ तब से लेकर और जब आप एलिजिबल हुए उसका जो डिफरेंस है उसमें जो भी इनवॉइस इशू करे हैं वो इनवॉइस आप दोबारा से इशू कर सकते हैं जिसको रिवाइज इनवॉइस बोलेंगे. और अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करी है तभी वो इनपुट लेगा तो उसको रिवाइज इनवॉइस इशू कर दो. और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स है, उनको रिवाइज इनवॉइस इशू करने की क्या ज़रूरत? उसका तो आप इकट्ठा ही इनवॉइस काट कर रख सकते हैं. तो यहाँ पहले एक्सप्लेन करा गया है कि रजिस्ट्रेशन कब लेना होता है. उसके बाद एप्लीकेशन जहाँ पे सबमिट करी जाती है सेड पीरियड में तो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होता है जिस दिन आप लायबल हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए. Every registered person who has granted registration with effect from a date earlier than the date of issuance of registration certificate वो रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकता है. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का 1 महीने का टाइम मिला है जिसमें आप पुराने जो इनवॉइसेज हैं वो रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो है उन्होंने 30 डेज़ में अप्लाई करा, इससे इनका रजिस्ट्रेशन 5 सितंबर को ही इफेक्टिव हो गया. तो लव एंड कुछ प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इशू कर सकते हैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस अगेंस्ट द इनवॉइस ऑलरेडी इशूड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन इफेक्टिव डेट यानी 5 सितंबर एंड 6 अक्टूबर. और कब तक कर सकते हैं? 6 अक्टूबर के 1 महीने के बाद तक भी कर सकते हैं. फर्दर जो अनरजिस्टर्ड डीलर्स हैं जिनको इन्होंने सेल करी है, सप्लाई करी है, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस आप इशू नहीं कर सकते अगर वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है. तो 2.5 लाख से कम वाली है उन सबको मर्ज कर कर उनका इकट्ठा आप इशू कर सकते हैं और हर स्टेट का एक इशू कर देंगे. ऐसा ही होता है ना. इलस्ट्रेशन नंबर 2, जैन एंड सन्स ट्रेडर हैं डीलिंग इन स्टेशनरी आइटम्स. इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड हैज़ अंडरटेकन फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग द डे. राघव ट्रेडर्स रेसिपिएंट है, जैन एंड सन्स सप्लायर है. तो इन्होंने सेल करी है राघव ट्रेडर्स को जो कि एक रजिस्टर्ड रिटेल डीलर हैं और 190 रुपीज़ का जो है इन्होंने जीएसटी जो है पे कर रहा है, चार्ज करा है, वट एवर द केस में भी. ध्रुव एंटरप्राइज एक अनरजिस्टर्ड ट्रेडर है, उन पर बनता है 358 रुपीज़ का. क्या है ये? सेल्स दे रखी है कि अच्छा सेल्स दे रखी है, जीएसटी का अमाउंट नहीं है, सेल्स का अमाउंट है. गौरव एक पेंटर है, अनरजिस्टर्ड है,
उनको इन्होंने कुछ सप्लाई करा है। अनरजिस्टर्ड का मतलब कि उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, वो आगे अपने किसी भी बंदे से जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा होगा, तो जो सामान खरीदेगा उस पर जीएसटी पे तो करेगा बट इनपुट नहीं ले पाएगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। ओबरॉय ऑर्फनेज है, वो अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, उसको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आराध्या स्टूडेंट है, वो भी अनरजिस्टर्ड है, उसको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। नन ऑफ द रेसिपेंट रिक्वायर अ टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस किसी को भी नहीं चाहिए, इन्होंने बोल दिया। रजिस्टर्ड को भी नहीं चाहिए, अनरजिस्टर्ड को भी नहीं चाहिए, कह रहे हमको नहीं चाहिए टैक्स इनवॉइस। तो इस केस में आपको समझना होगा कि कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस आप कहाँ इशू कर सकते हैं, यानी कि इन सबको तो इनवॉइस आप देंगे नहीं जो अनरजिस्टर्ड है या जिसको इनवॉइस चाहिए नहीं। तो उस केस में आप कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो अपने पास लगाएंगे ना, मैंने ये सप्लाई करी है, तो सबका मर्ज कर भी इकट्ठा भी आप जनरेट कर सकते हैं, वो यहाँ पर दे रखा है। जैन एंड सन्स जो है कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं ओनली विद रिस्पेक्ट टू सप्लाईज मेड टू ओबरॉय ऑर्फनेज वर्थ ₹188 and Aradhya worth ₹158. As the value of goods supplied to these recipients is less than 200, as also these recipients are unregistered and don't require a tax invoice. Point to be noted. It is not the case of revised tax invoice which we did in the last example. Revised tax invoice बिल्कुल अलग था, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस नहीं देना, बल्कि जो आप नॉर्मल सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, उसी में जो इन्वॉइसेज हैं वो दे रखा है कि भैया अगर 200 से एक्सीड उसकी वैल्यू नहीं करती है और सामने वाला व्यक्ति अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में आप इकट्ठे एक इनवॉइस जनरेट कर रख सकते हैं। राघव की बात करी जाए तो राघव जो है वो रजिस्टर्ड है, भले ही उन्हें नहीं चाहिए हो इनवॉइस, पर आप उसके लिए अपना इनवॉइस जनरेट कर अपने पास ज़रूर एक कॉपी रखेंगे, भले उसने कलेक्ट ना कराओ। ये तो वही बात हो गई कि भैया मैंने कोई सप्लाई करी, इस पर जीएसटी चार्ज करा, इनवॉइस निकाला, सामने वाले ने इनवॉइस कलेक्ट नहीं करा, तो मैं तो निकालूंगा ही, मैं तो अपना काम करूंगा ही ना। इलस्ट्रेशन 3 में कार्तिक एंड कंपनी जो है रजिस्टर्ड सप्लायर है जीएसटी में, प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस टैक्स इनवॉइसेज इशूड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में इन्होंने ये इशू करे हैं इनवॉइसेस। वैल्यू ऑफ सप्लाई चार्ज इन इनवॉइस नंबर 1 वॉज 2.5 लाख अगेंस्ट द एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2.3 लाख रुपीज़। तो अगर 2.5 लाख रुपये है और उसमें आपने चार्ज 2.3 लाख करा है, या फिर 2.3 लाख एक्चुअल वैल्यू थी और आपने चार्ज 2.5 लाख रुपए कर दिया, तो 20,000 रुपये का एडजस्टमेंट देना पड़ेगा, क्रेडिट डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा, तो वो आप कर देंगे। सर कौन डेबिट नोट इशू करेगा और कौन क्रेडिट नोट इशू करेगा, जरा समझा दीजिए। देखिए, कार्तिक एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर है और कार्तिक एंड कंपनी ने सप्लाई करी है। क्या सप्लाई करी है इन्होंने 2.5 लाख रुपए का सप्लाई तो कर दिया, बट एक्चुअली में उसकी वैल्यू 2.3 लाख रुपीज़ थी। जब इन्होंने सप्लाई करा तो क्या किया होगा, डेटर डेबिट टू सेल्स, ये रिकॉर्ड करा होगा। अब अगर इन्हें 20,000 रुपये कम लेने हैं तो ये डेटर को क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे तो कार्तिक एंड कंपनी क्रेडिट नोट इशू करेंगे 20,000 रुपीज़ का, और उस पर जीएसटी भी बोलेंगे कि भाई हमने 2.5 लाख के हिसाब से ज़्यादा जीएसटी ले लिया, 2.3 लाख ही बनता था, उस पर जीएसटी जो बनता है वही ठीक है, तो बाकी 20,000 पर जो एक्स्ट्रा बनता है वो हम आपको क्रेडिट नोट के माध्यम से इशू कर रहे हैं। तो इशू कर देंगे और सामने वाला व्यक्ति होगा वो उसका उल्टा डेबिट नोट आपको इशू कर देगा। तो ऐसे जो है मैकेनिज्म चलता है। टैक्स चार्ज इन इनवॉइस नंबर 4 वॉज 32,000। तो भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने टैक्स चार्ज करा है इनवॉइस नंबर 4 पे 32,000 रुपीज़ का, 32,000 का करा है अगेंस्ट द एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 68,000 ड्यू टू रॉन्ग HSN कोड बीइंग चूजन वाइल इशूइंग इनवॉइस। टैक्स इन्होंने चार्ज करा है इनवॉइस नंबर 4 पे 32,000 अगेंस्ट द एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 68,000 ड्यू टू रॉन्ग HSN कोड बीइंग चूजन वाइल इशूइंग द इनवॉइस। देखिए, HSN कोड एक ऐसा कोड होता है जो हर प्रोडक्ट का जो है डिफाइंड है। हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट करने के लिए मेंशन करना होता है, इंपोर्ट करने के लिए मेंशन करना होता है HSN कोड, यूनिक कोड जो वर्ल्ड वाइड सेम है। सर्विस के लिए भी जो है कोड्स होते हैं। यहाँ पर इन्होंने गलत कोड मेंशन कर दिया और उस कोड पर जो रेट थी वो लगा दी, क्योंकि जीएसटी वाले ऐसे तो नहीं मिलेंगे पेन पर ये रेट है, अरे नहीं, पेन विद मेटेलिक बॉडी, उसकी ये जो है उसमें ये फीचर्स होते हैं, उस पर अलग रेट, नॉर्मल बॉल पॉइंट पेन पर अलग रेट, पेंसिल पर अलग रेट, ऐसे होता है। तो उस प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं कर सकते, क्या डिफाइन करते हैं बट उसका एक कोड भी दे देते हैं, यूँ समझ लो। यहाँ पर अगर देखा जाए HSN कोड, तो आपने 32,000 रुपये टैक्स चार्ज करा, 68,000 चार्ज करना था, तो क्या है ये आंसर? है ये क्या कर दिया इन्होंने। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया है हु शैल इशू क्रेडिट या डेबिट नोट,
जिसने भाई सप्लाई करी है वो इशू करेगा। वेदर डेबिट और क्रेडिट नोट हैज़ टू बी इशूड इन ईच ऑफ द सर्कमस्टेंसेज, अच्छा उसके लिए आंसर अब दे रहे हैं कि हाँ पहले वाले में तो करना है, दूसरे वाले में उल्टा करना पड़ेगा तो डेबिट नोट इशू होगा। और आखिरी जो है उसमें वैल्यू चार्ज इन इनवॉइस जो है वो 3,20,000 है, चार्ज करनी थी 4,20,000, तो फिर डेबिट नोट इशू होएगा। आपने कम चार्ज करी तो ज़्यादा अमाउंट लेनी बाकी है तो डेबिट और करोगे कस्टमर को और डेबिट नोट इशू करोगे। और आखिरी उसने व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट अवेलेबल फॉर डिक्लेयरिंग द क्रेडिट नोट इन द जीएसटी रिटर्न। तो ये आप कर सकते हैं जिस भी साल का क्रेडिट डेबिट नोट है, जब नेक्स्ट ईयर शुरू होगा तो उसके सितंबर मंथ की जब आप रिटर्न भरेंगे, या फिर दिसंबर की जो एनुअल रिटर्न की डेट होती है वो जब एनुअल रिटर्न एक्चुअली में भरेंगे, ड्यू डेट तो दिसंबर है बट आप जल्दी भी भर सकते हैं, तो विच एवर इज़ अर्लियर विल बी द टाइम जब तक आपको जो है डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू कर देना चाहिए। बहुत है जीएसटी में, बहुत कुछ है, इसका कोई अंत नहीं है जी। मैंने तो आगे ठान लिया है कि अब जो भी नेक्स्ट बैचेस आएंगे, लेक्चर्स तो बन चुके हैं बट मैं दोबारा नई भी तो बनाऊंगा ना, तो सिंपल सा फंडा है कि भैया जो कॉन्सेप्ट है उसको इतना डिटेल में बताओ, खुलकर बताओ कॉन्सेप्ट को, उसका एग्जाम्पल और बुक का एक क्वेश्चन इतना ढंग से कराओ कि दिमाग में छप जाए। अब वो जो बेस क्लियर हो गया स्टूडेंट का तो उसके बाद भैया उस पर इमारत तो आप बना ही सकते हो। तो ये नहीं होगा भैया आरटीपी करा दी, एमटीपी करा दी, पास्ट ईयर करा दिया, पता नहीं क्या क्या करा दिया। लिमिटेड चीज़ होगी पर क्वालिटी होगी कि भाई ये कर लिया, ये चीज़ समझ में आ गई तो बस इसके बाद हम अपने बेस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। मैंने ऑडिट के लेक्चर्स डाले यूट्यूब पर, मुझे फीडबैक आ रहा है कि सर हम तो ऑडिट के सिर्फ आपके लेक्चर देखकर चले गए, मेरे 45 मार्क्स आए, मेरे 50 आए, दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे तो क्लियर नहीं हुआ, पर सिर्फ आपके लेक्चर्स देखकर भी पास तो हम हो ही गए, इतनी क्लैरिटी तो हमें मिल गई जस्ट बाय वॉचिंग वन टाइम ऑल द वीडियोज ऑफ ऑडिट। तो वहाँ मेरे को क्लिक हो रहा है। कॉस्टिंग में पढ़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एग्जामिशन आ गई। टैक्सेशन में मेरे जब स्टार्टिंग के वीडियो आए थे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस था, क्वेश्चन आंसर्स पे ज़्यादा नहीं था। एग्जामिशन 70s में नंबर आ गए लोग। फिर मैंने टैक्सेशन में थोड़ा सा फोकस अपना शिफ्ट करा पिछले बैचेस में कि भाई ठीक है थोड़ा जल्दी कराएंगे, क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ कराएंगे, जल्दी जल्दी कराएंगे। नहीं सर, उसमें जिसने पहले से पढ़ा हुआ था डेफिनेटली वो एग्जामिशन ले पाया क्योंकि उसको चीज़ें पता थी, उसने फटाफट कर लिया। बट जो फर्स्ट टाइम देख रहा है या जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, अगर वो जल्दी में देखेगा तो वो नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई अगर आप मेरा अभी वीडियोज़ देखेंगे टैक्सेशन के, जीएसटी के, तो मैंने अच्छी खासा एक्सप्लेनेशन दी है। अब 40 नंबर के लिए जितनी बन सकती है मैंने दी है, ठीक है ना। इनकम टैक्स में भी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी और जो आगे वीडियोस आएंगे उसमें एक्सप्लेनेशन इतनी डिटेल्ड होगी कि अगर आपने वो चीज़ें अच्छे से समझ ली, बेसिक, तो इमारत आप अपनी खड़ी कर सकते हैं। अब यहाँ है मिस्टर शाह जो एक कंसाइनर है, इज़ रिक्वायर्ड टू मूव गुड्स फ्रॉम अहमदाबाद टू नादियाद गुजरात। उन्होंने मेहता ट्रांसपोर्टर को अपॉइंट करा है फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स। मेहता ट्रांसपोर्टर मूव करते हैं गुड्स को फ्रॉम अहमदाबाद टू खेड़ा, ये आधा रास्ता होगा ना फिर। फॉर कंप्लीटिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम खेदा टू नादियाद, मेहता ट्रांसपोर्टर गुड्स हैंड ओवर कर देते हैं पारिक ट्रांसपोर्टर को। एक्सप्लेन द प्रोसीजर रिगार्डिंग ई वे बिल टू बी फॉलोड बाय कंसाइनर एंड द ट्रांसपोर्टर एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ एंड रूल्स मेड देयर अंडर। अब इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ई वे बिल होता क्या है। भैया गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के करेंगे तो उसमें स्मगलिंग हो सकती है। जो रिकॉर्ड के बाहर हैं गुड्स उसकी सप्लाई हो सकती है, जिस पे आप जीएसटी नहीं दे रहे उन गुड्स की आप फ्री सप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार कहती है कि भैया जो भी सप्लाई करेगा वो ई वे बिल जनरेट पहले करेगा और बताएगा हमें कि हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से यहाँ करेंगे। और फिर अगर हम रास्ते में पकड़ लेते हैं हमारे ऑफिसर तो आप दिखा सकते हैं भैया सब कुछ रिकॉर्ड में है। और जो नहीं दिखा पाएगा उसको पकड़ लेंगे भैया, कन्फिस्केट कर लेंगे गुड्स, उसको बेचकर डिपार्टमेंट हजम कर लेगी माल पैसा। इसलिए ई वे बिल का डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें कंसाइनर से भर सकता है, वो अपनी डिटेल डाल देता है भैया। उसके बाद जो इसका पार्ट बी होता है उसमें ट्रांसपोर्टर अपनी डिटेल डाल देता है और ट्रांसपोर्टर फिर उसको जनरेट पर क्लिक करता है तो जनरेट हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आधे रास्ते तक ही जा रहे हैं तो उसके बाद का जो आधे रास्ते में ट्रांसपोर्टर की डिटेल चेंज हो रही है तो पार्ट बी को अमेंड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो वो पारिक ट्रांसपोर्टर कर लेंगे, ठीक है ना। ऑन रीचिंग खेड़ा मिस्टर शाह और द रेसिपिएंट हु हैज़ फिल्ड पार्ट ए और मेहता ट्रांसपोर्टर before the transport and further movement of goods update the details of conveyance in part B. Transporter, the consignor or recipient who has furnished the information in part A or the transporter may assign the e-way bill number to another registered or enrolled transporter for updating the information in part B. देखा, खुद भी कर सकते हैं दूसरे ट्रांसपोर्टर की डिटेल और दूसरे को भी बोल सकते हैं कि भाई तू अपनी डिटेल अपडेट कर लियो।
Thus, on reaching Kheda, Mr. Shah or recipient of the goods or Mehta transporter can assign the said e-way bill to Parik transporter, who will thereafter update the details of conveyance in Part B. However, upon updation of the details of the conveyance by Parik transporter in Part B, Mr. Shah or recipient who has received the information in Part A shall not be allowed to assign the e-way bill number to another transporter. एक बार पारिक की डिटेल डाल दी तो फिर शाह और रेसिपिएंट जो है वो किसी और की डिटेल अपडेट नहीं कर सकते, वरना तो कोई कुछ भी मैनिपुलेट करेगा ना, तो इसलिए चेक्स लगाए हुए हैं। उस चीज़ को आप समझिएगा। लेटेस्ट रिकैपिटुलेट आ गया है, इसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे। टेस्ट योर नॉलेज, इसके कई सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, लंबे चौड़े 15 क्वेश्चन आंसर्स। अब डिस्कस तो करने पड़ेंगे, डिस्कस करेंगे जहाँ तक मुझे समझ में आएगा। और जैसे यहाँ पर आ रहा है, सुल्तान इंडस्ट्रीज़ हैं, दिल्ली की हैं, entered into a contract with Prakash Entrepreneurs for supply of spare parts of machine on 7 September. The spare parts were to be delivered on 30th September. Sultan Industries removed the finished spare parts from its factory on 29th September. Determine the date by which invoice must be issued by Sultan Industries Limited under GST law. डिटरमाइन द डेट बाई विच इनवॉइस मस्ट बी इशूड बाय सुल्तान इंडस्ट्रीज लिमिटेड अंडर जीएसटी लॉ। तो ये तो आपको मालूम है ना कि भैया जब आप फैक्ट्री से रिमूव कर रहे हैं, तब आपको जो है इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। सेक्शन नंबर 31 के प्रोविजंस भी ये कहते हैं कि बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहाँ पर सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह होने वाली है, इस केस में 29 सितंबर तक आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। MBM caretakers, a registered person, provides the services of repair and maintenance of electrical appliances. On April 1, it has entered into an annual maintenance contract with P for its air conditioner and washing machine. As per the terms of contract, maintenance services will be provided on the first day of each quarter of the relevant financial year, and payment for the same will also be due on the date on which the service is rendered. During the year it provided services on April 1, July 1 and October 1 and January 1 in accordance with the terms of contract. When should MBM caretaker issue the invoice for the services rendered? Now you have to be really clear. It's a case of a continuous supply. और जहाँ पर continuous supply हो रही है गुड्स की, उस केस में जब आप periodical statement issue करते हैं क्वार्टरली, तो उस केस में क्या होगा? कॉन्टिन्यूस सप्लाई का मतलब है जहां पर 3 महीने ज़्यादा का पीरियड इन्वॉल्व होता है। देयरफॉर गिवन सिचुएशन में, इन अ केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस एज रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड बाय एमबीएम केयरटेकर्स ऑन क्वार्टरली बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विद द ऑब्लिगेशंस ऑफ क्वार्टरली पेमेंट, ये बताया गया है। तो सेक्शन 31 के हिसाब से कंटिन्यूस सप्लाई के केस में पेमेंट जो ड्यू होगी उसमें इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो इस केस में अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1, जनवरी 1 तक क्वार्टर का इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई सप्लाई चली आ रही है। एग्रीगेट टर्नओवर जो है सांगरी सर्विसेज लिमिटेड, ये है दिल्ली में, एक्सीडेड 20 लाख रुपीज़ ऑन 12 अगस्त। ही अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 3 सितंबर, यानी 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया और रजिस्ट्रेशन मिल गया इनको 6 सितंबर को। आपको एडवाइस देनी है सांगरी सर्विसेज लिमिटेड को एज टू व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इट्स केस। इट हैज़ ऑल्सो सॉट योर एडवाइस रिगार्डिंग पीरियड फॉर इशुएंस ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस। तो अगर आप 30 डेज में अप्लाई करते हैं तो जिस दिन आप लायबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए वही आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाती है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ से लेकर जब आपको एक्चुअली में ग्रांट हुआ 6 सितंबर तक का, जितने भी इनवॉइस आपने इशू करे जिस पे जीएसटी का नंबर नहीं था, वो आप दोबारा से इशू कर सकते हैं ताकि सामने वाले व्यक्ति उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाए, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपको टैक्स इनवॉइस का होना जरूरी है आपके पास। तो जिन्होंने भी इससे पहले सामान खरीदा था 12 अगस्त से लेकर 6 सितंबर के बीच में, उनके पास इनवॉइस तो था पर टैक्स इनवॉइस नहीं था। तो इसीलिए अब आप रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हैं। और जो हमारे अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए आप एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हैं अगर वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। पॉइंट नंबर 3 जो है इसको हम डिस्कस करके बताएंगे। जो चीज़ें मैंने समझाई है उसके डिटेल में यहाँ पर दे रखा है, सारे प्रोविजंस दे रखे हैं।
कि टर्नओवर जब एक्सीड करेगा तो रजिस्ट्रेशन लेना होगा। 30 डेज़ में लिया है तो कौन सी डेट आपकी रिलेवेंट होगी। इनवॉइस जो है आप कब तक इशू कर सकते हैं, रिवाइज इनवॉइस 1 महीने तक कर सकते हैं। तो 6 सितंबर के बाद का 1 महीने तक आप पुरानी इनवॉइसेस को इशू कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, तो पूरा एक्सप्लेनेशन कर आएंगे इंग्लिश में। मैं तो डिस्कशन कर रहा हूँ, यानी आपको समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर होना चाहिए, और प्रोविजंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको आप बार बार इसमें लिखेंगे। तो अगर सेम क्वेश्चन 3 या 4 बार आ रहा है तो प्रोविजंस तो वही रिपीट हो रहे हैं। श्याम फैब्रिक्स जो है उसने ऑप्ट करा है कॉम्पोजिशन लेवी के लिए। इट हैज़ अप्रोच यू टू एडवाइस वेदर इट इज मैंडेटरी फॉर इट टू इशू टैक्स इनवॉइस। द आंसर इज नो। कॉम्पोजिशन स्कीम वाला कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, और कभी भी जो है अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। यहाँ तक की बात क्लियर होनी चाहिए। वो जीएसटी अपनी जेब से देगा। अ सर्टेन परसेंटेज ऑन टर्नओवर। रॉयल फैशन एक रजिस्टर्ड सप्लायर हैं ऑफ डिज़ाइनर आउटफिट्स इन दिल्ली, decides to exhibit its products in a fashion show being organized at Hotel Park Royal Delhi on 4th January. For the occasion, it gets the service by way of makeover of its models from Aura Beauty Services. क्या बोलते हैं ये भाई? रॉयल फैशन एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, सप्लायर ऑफ डिज़ाइनर आउटफिट इन दिल्ली, डिसाइड्स टू एग्जिबिट इट्स प्रोडक्ट्स इन अ फैशन शो। फैशन शो में प्रोडक्ट्स को दिखाना चाहते हैं। होटल पार्क रॉयल दिल्ली में हो रहा है 4 जनवरी को। इसके लिए उन्होंने सर्विसेज ली है मेकओवर ऑफ इट्स मॉडल्स फ्रॉम ऑरा ब्यूटी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये वाला जो ब्यूटी सर्विसेज लिमिटेड है ये अपने मॉडल्स भेजेगी, जाओ इनके जो ड्रेसेस हैं उसको पहनकर सामने अपना थोपड़ा लेकर जाओ और दिखाओ, रैम्प वॉक करो। टन 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 टन। अशोक विहार में है, अशोक विहार में मॉडल रहते हैं। फॉर विच अ कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख रुपीज़ हैज़ बीन चार्ज्ड एक्सक्लूडिंग जीएसटी। डेफिनेटली जीएसटी नहीं आ रहा है इसमें। ऑरा ब्यूटी सर्विसेज लिमिटेड issued a duly signed tax invoice on 10th February showing the lump sum amount of 5,90,000 inclusive of CGST SGST each for the services provided. Answer the following questions. ऑरा ने टैक्स इनवॉइस, क्योंकि उन्होंने सर्विस दी तो उन्होंने टैक्स इनवॉइस इशू करा। 4 जनवरी को होना था, 4 जनवरी के बाद सर्विस जो है प्रोवाइड करी गई। ऑरा ब्यूटी ने इशू करा इनवॉइस 10 फरवरी को। आपको बताना है टैक्स इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तब तक हो जाना चाहिए। नहीं तो इस केस में क्या होगा मुझे बताइए भैया, बताइए बताइए बताइए। देखिए भैया, आप जो है 30 डेज़ में आपको इशू कर देना चाहिए इनवॉइस। तो इस केस में जो है 3 फरवरी तक हो जाना चाहिए, क्योंकि 4 जनवरी को सर्विस प्रोवाइड करी गई है। आप इशू कर रहे हैं 10 फरवरी को, जो कि गलत है। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स कंसल्टेंट ऑफ रॉयल फैशंस ऑब्जेक्टेड टू द इनवॉइस रेज्ड सजेस्टिंग दैट द अमाउंट of tax charge in respect of the taxable supply should be shown separately in the invoice raised by Aura Beauty Services Limited. However, Aura Beauty Services Limited contended that there is no mandatory requirement of showing tax component separately in the invoice. टैक्स कंसल्टेंट जो है रॉयल फैशन का वो कह रहा है कि जो आपने इनवॉइस रेज करा है तो उसमें जो टैक्स की अमाउंट है उसको आप सेपरेटली शो करें। तो करना चाहिए। आपने डायरेक्टली 5,90,000 का इन्वॉइस इशू कर दिया, उसमें कितना टैक्स है वो आप नहीं बता रहे हैं, आपको शो करना चाहिए। हाउएवर ऑरा ब्यूटी कह रही है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपको एग्जामिन करने के ऑब्जेक्शन सही है या नहीं। यहाँ पर आप देखिएगा सेक्शन नंबर 31 है, रेड विथ CGST रूल्स प्रोवाइड्स दैट टैक्स इनवॉइस इन एडिशन टू अदर मैंडेटरी डिटेल्स shall also contain the amount of tax charged in respect of taxable goods or services। मतलब इनवॉइस में आप जितना टैक्स चार्ज कर रहे हैं वो शो करेंगे, तो ये तो सबको मालूम है। फर्दर वेयर एनी सप्लाई इज मेड फॉर अ कंसिडरेशन देन एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स फॉर सच सप्लाई shall prominently indicate in all the documents related to the assessment tax invoice and other like documents the amount of tax which shall form part of the price at which such supply is made। तो सेक्शन 31 कहता है कि भाई आपको सेपरेटली शो करना ज़रूरी है, लॉ कहता है कि ज़रूरी है। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्शन रेज करी गई है टैक्स कंसल्टेंट ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, इसलिए कहते हैं भाई CA की सर्विसेज ले लिया करें। किड्जी टॉयज लिमिटेड, अ होल सेलर ऑफ टॉयज रजिस्टर्ड इन चंडीगढ़, is renowned
इन द लोकल मार्केट फॉर द वैरायटी ऑफ टॉयज एंड देयर रीजनेबल प्राइसेस। ठीक है, अच्छी बात है। किड्जी टॉयज लिमिटेड मेक सप्लाई ऑफ 100 पीसेस ऑफ बेबीज लर्निंग लैपटॉप्स एंड चैट लर्निंग फोन्स टू नैन्सी जनरल स्टोर ऑन 25 सितंबर बाय इशूइंग अ टैक्स इनवॉइस अमाउंटिंग टू 1 लाख। ये मुझे समझ में नहीं आया। किड्जी टॉयज लिमिटेड समझ में आता है कि भैया होलसेल करता है, होलसेलर है, टॉयज़ का सामान बेचता है, लोकल मार्केट में बेचता है। उसने 100 पीस की सप्लाई करी है ऑफ बेबी लर्निंग लैपटॉप। वो बटन दबाना उसमें वो बोलता है, कुछ स्पीकर में बोलता है चैट लर्निंग लैपटॉप। नैन्सी जनरल स्टोर को दिया है 25 सितंबर को बाय इशूइंग अ टैक्स इनवॉइस अमाउंटिंग टू 1 लाख रुपीज़। तो हाउएवर सेड टॉयज वर रिटर्न्ड बाय नैन्सी जनरल स्टोर ऑन 30 सितंबर। डिस्कस द डॉक्यूमेंट किड्जी टॉय लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू इशू इन सच केस। देखिए, रिटर्न होएगा तो उसका रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करोगे आप? पहले आप इशू करेंगे और उसके बाद दिक्कत होगी तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे, क्योंकि जब आपने सेल करी तो आपने उसको डेबिट कर दिया कि भाई इससे मुझे इतना पैसा लेना है। अब उसने रिटर्न कर दिया तो आप उसे क्रेडिट नोट इशू करेंगे कि भाई मैं तुझे अपनी बुक्स में क्रेडिट कर रहा हूँ। जब इनवॉइस इशू करा था तो जीएसटी को आउटपुट टैक्स में दिखाया था। अब जब क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो उससे माइनस में, नेगेटिव में दिखा देंगे, तो सब चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। कहाँ पर माइनस में दिखाएंगे? जीएसटी के रिटर्न में। ठीक है ना? आंसर यहाँ पर पूरा डिटेल में दे रखा है। पहले सप्लाई करी, उसके बाद वो रिटर्न हो गया, तो आप रिटर्न कर सकते हैं, क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। 7 पॉइंट है, राणा संगा लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर हैज मेड फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज टू इट्स कस्टमर्स बाबर इन द क्वार्टर एंडिंग 30 जून। राणा संगा लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, उसने ये सारी चीज़ें दी है, हैज मेड फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज, अपने कस्टमर को दी है इन द क्वार्टर एंडिंग 30 जून। तो अप्रैल, मई और जून में ये सप्लाई हुई है। 5 अप्रैल को हुई है बिल नंबर 102, 10 नोटबुक 1200 रुपये की। 10 मई को ये चार्ट पेपर बेचे हैं 600 रुपये के। 20 मई को आपने क्रेयॉन्स के कलर्स बेचे हैं, पोस्टर कलर्स को बाद में बेचा गया है, पेंसिल बॉक्स को बेचा है, सब जीएसटी से इंक्लूसिव है। गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल नंबर 102, 230 एंड 554 हैव बीन रिटर्न बाय बाबर। उसने रिटर्न कर दिया। आपको एडवाइस करना है राणा संगा को whether it can issue a consolidated credit note against all the 3 invoices. The answer is yes, 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 yes. पहले सारे इन्वॉइसेज इशू कर दिए और उसके बाद अगर रिटर्न होता है तो आप उसका क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। Where one or more tax invoice have been issued for the supply of any goods or services and ये 3 सिचुएशन होती है जो मैंने आपको बताया था डेबिट क्रेडिट नोट में क्या होती है, नोट से पढ़ेंगे। उस केस में आप इशू कर सकते हैं। उस केस में आप इशू कर सकते हैं क्रेडिट नोट। फर्दर कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट भी इशू किया जा सकता है मल्टीपल इन्वॉइसेस के लिए जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में इशू करे गए हैं। तो इस केस में भी आप कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। मतलब पूरे साल में जितने भी रिटर्न हुए एक व्यक्ति ने करे, उसको मैं एक ही क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूँ। अलग अलग करने की बजाय एक भी कर सकता हूँ। काम आसान करने के लिए किया गया है। चिदा अनंत प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड is a registered supplier who has opted for composition levy in the current financial year. He wishes to know whether the issue of a bill of supply can be dispensed with under any circumstances. You are required to advise him. चिंदानंद प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर है जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करा है। वो विश करते हैं टू नो वेदर द इशू ऑफ बिल ऑफ सप्लाई कैन बी डिस्पेंस्ड विद अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। क्या बिल ऑफ सप्लाई आप अगर नहीं देंगे, इशू नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा? एक्सेप्शन बताइए। वैसे तो आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है, बट आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर वैल्यू 200 से ज़्यादा नहीं है और कंडीशन ये है कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है नहीं और उसको बिल ऑफ सप्लाई चाहिए नहीं। तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप उस केस में कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई हर दिन को निकाल कर रख देंगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसे मैंडेटरली इशू करना पड़ता है सेपरेट इनवॉइस ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स when supplying both taxable and exempted goods to an unregistered person. Examine the validity of the statement. क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? बिल्कुल वैलिड नहीं है। क्यों भैया? जीएसटी रूल्स कहते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन को अगर टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड दे रहा है तो उस केस में वो इनवॉइस कम बिल इशू कर सकता है। क्वेश्चन 10 है, a non-banking financial company can issue a consolidated tax invoice at the end of every month for the supply made during that month. Examine the validity of that statement. क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकती है?
जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। क्यों? अरे बैंक इतनी सर्विसेज देते हैं, हर बंदे को इन्वॉइस इशू करते हैं क्या? बैंक में जमा कराने जाते हो इन्वॉइस इशू होते हैं क्या? बैंक में सर्विसेज नहीं लेते हैं आप, इन्वॉइस इशू होते हैं? नहीं होते, करोड़ों की ट्रांजेक्शन होती है। तो इसके लिए इनको बेनिफिट वैसे ही दिया गया है, इनकी न्यूमरस ट्रांजेक्शन होती है, तो इसलिए जो है ये कंसोलिडेटेड टैक्स इन्वॉइस इशू कर सकते हैं, स्टेटमेंट इशू कर सकते हैं हर महीने के एंड में जो भी इन्होंने सप्लाई करी है, और अपने पास रख लेंगे कि भाई ये सप्लाई हमने करी है। शक्ति एंटरप्राइजेस कोलकाता में है, एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सूरज एंटरप्राइजेस सूरत फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी शैल बी मेड ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर। तो भैया शक्ति एंटरप्राइज कोलकाता की कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करिए सूरज एंटरप्राइज सूरत का, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, डिलीवरी जो होगी वो 31 अक्टूबर से पहले होनी चाहिए। द गुड्स वर रिमूव फ्रॉम दी फैक्ट्री ऑफ कोलकाता ऑन 11 अक्टूबर, तो 11 अक्टूबर तक आपको इन्वॉइस इशू कर देना चाहिए था, ठीक है ना। और एज पर द एग्रीमेंट द गुड्स वर टू बी डिलीवर्ड ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर, सूरज एंटरप्राइजेज रिसीव द गुड्स ऑन 14 अक्टूबर। कब जो है आपको इन्वॉइस इशू करना चाहिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 11 अक्टूबर को निकल रहा है ना फैक्ट्री से, तो 11 अक्टूबर तक इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए। कितनी बार तो मैं करा चुका आपको। ट्रस्ट एंड फंड लिमिटेड एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, हैज़ प्रोवाइडेड इट सर्विसेज फॉर एन इवेंट एट कपूर फिल्म्स एजेंसी मुंबई ऑन 5 जून। पेमेंट फॉर द इवेंट वॉज मेड ऑन 19 जून। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इनवॉइस एज पर द प्रोविजंस ऑफ CGST एक्ट। यहाँ समझने वाली बात है कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी अपनी सर्विस दे रही है कपूर फिल्म एजेंसी को 5 जून को, तो सर्विस देने के 30 डेज़ में वो इन्वॉइस इशू कर सकती है। पेमेंट जो है इवेंट की वो करी जा रही है 19 जून को। पेमेंट या फिर 30 डेज़ में अगर आप इन्वॉइस इशू कर रहे हैं तो बताइए आप कब तक इन्वॉइस इशू करेंगे। अच्छा, इन्वॉइस कब इशू करा वो तो बताया ही नहीं है, कब तक इशू कर देना चाहिए वो बताया गया है, तो कर दीजिए ना भैया 30 डेज़ में, दैट इज़ 5 जुलाई तक कर दीजिए। गलत तो नहीं कह रहा मैं, 5 जून को दे रहे हैं तो 5 जुलाई तक कर दीजिए, 30 डेज़ में कर दीजिए। उदय सिंह, अ रजिस्टर्ड सप्लायर हैज़ रिसीव्ड एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज टू बी सप्लाइड टू Sujamal. His accountant asked him to issue the receipt voucher with respect to such services to be supplied. However, he is apprehensive as to what would happen in case a receipt voucher is issued but subsequently no services are supplied. तो रिफंड वाउचर इशू कर देना काका। हाँ, तो रिफंड वाउचर इशू कर देना। सर पूरा क्यों नहीं करा रहे? अरे भाई पूरे में पूरा वही क्वेश्चन लिखा है, उदय सिंह को रिक्वायर्ड है रिसिप्ट वाउचर इशू करना, जब उसको एडवांस रिसीव हुआ तब करना पड़ेगा। रिसिप्ट वाउचर ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एडवांस मनी जो है गुड सर्विसेज की आई है वो बताई जाती है। रजिस्टर्ड पर्सन जो है रिसीव करेगा एडवांस विद रिस्पेक्ट टू सच सप्लाई, जो भी रिसीव कर रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन को जो है रिसिप्ट वाउचर इशू करना होगा, ठीक है ना। वेयर ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस आने के बाद पर सब्सिक्वेंटली कोई सप्लाई नहीं करी जाती है तो उस केस में जो है रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा। देयरफॉर इस केस में आपको रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा। इंग्लिश में लिखा था, बिना पढ़े सीधा उसकी लाइन के लाइन में मैंने हिंदी कर दी, मतलब जो लाइन इंग्लिश की आ रही थी मैं उसको डायरेक्टली हिंदी में पढ़ रहा था, इंग्लिश में पढ़कर कन्वर्ट करते हुए डायरेक्टली पढ़ दी, टाइम बच गया। भोजराज अ रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस अवेल कर रहा है ऑन विच ही इज़ लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। GTA की सर्विस रिवर्स चार्ज में आती है, रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी जा रही है। ही विशेज टू नो वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू इशू एन इनवॉइस। प्लीज एडवाइज हिम डिस्कसिंग द रिलेवेंट प्रोविजंस अंडर द CGST एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर। क्या बताऊं भाई, रिवर्स चार्ज में है, इनवॉइस इशू करो रिवर्स चार्ज में। देखो रजिस्टर्ड पर्सन जो लाइबल है रिवर्स चार्ज बेसिस पर वो इनवॉइस इशू करेगा ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। बस तो यही बात लिख कर आनी है, सेक्शन का नंबर डालना है, सेक्शन का नंबर याद करने से याद होगा। आखिरी है, सीताराम टेक्सटाइल हैज़ टू सेंड क्लोथ फॉर डाइंग, इट विशेज टू नो वेदर इट नीड्स टू इशू अ टैक्स इनवॉइस एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द गुड्स टू जॉब वर्कर। प्लीज़ एडवाइज, क्या जॉब वर्कर को आप देते हैं कुछ काम करने के लिए तो आप टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं क्या? जॉब वर्कर तो अपनी सर्विस देकर उसे वापस इशू कर देगा ना, तो इसमें आप डिलीवरी चलान इशू करते हैं टैक्स इनवॉइस की जगह पर। इवन अपनी दूसरे ब्रांचेस को भी देते हैं तो भी आप डिलीवरी चलान इशू करते हैं टैक्स इनवॉइस की जगह पर, सेम स्टेट में सप्लाई जब करी जाती है।
स्टिपुलेट्स फॉर दी पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्कर, कंसाइनर जो है डिलीवरी चलानी शुरू करेगा जो सीरियली नंबर्ड होगा, और उसके बाद उसमें सारी डिटेल मेंशन होगी, डेट, नंबर, नेम, एड्रेस, किसको दिया जा रहा है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, HSN कोड ऑफ गुड्स, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, टैक्स रेट क्या लगती है, सिग्नेचर करो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। उसके बाद इसे आप ट्रिप्लीकेट कॉपी में इशू करेंगे, ओरिजिनल कॉपी कंसाइनी यानी जॉब वर्कर को जाएगी, डुप्लीकेट कॉपी जो है ट्रांसपोर्टर को जाएगी, और इसकी ट्रिप्लीकेट कॉपी जो है कंसाइनर अपने पास रखेगा। तो यह जब मैं जाता था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का ऑडिट करने, तो उसमें 3 निकलते थे, एक हरा कलर का पेपर, एक नीले कलर का पेपर, एक वाइट कलर का पेपर, ट्रिप्लीकेट कॉपी अलग अलग रंग की निकलती थी, एक जाएगी सामने वाले को, दूसरी जाएगी ट्रांसपोर्टर को, तीसरी हम रखेंगे। वही ऑडिटर साहब आएंगे तो चेक करने के लिए भी तो चाहिए ना कि ये हमने सप्लाई करी है। 676 पेजेस हो रहे हैं आपके। पेमेंट ऑफ टैक्स हम लोग करेंगे, कब करेंगे? पेमेंट ऑफ टैक्स हम करेंगे, और पेमेंट ऑफ टैक्स के बाद हम रिटर्न करेंगे। तो कर लेंगे ना भाई, पेमेंट ऑफ टैक्स और रिटर्न कर लेंगे अगली 2 क्लासेस में। और फिर जो है CS और CMA वालों के कुछ चैप्टर्स यहाँ बाकी हैं, मुझे पता है, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन रूल्स, हर चैप्टर का एक वीडियो बनेगा और उसमें जो है उसकी सारी बातें आपके साथ डिस्कस करी जाएगी। हार्डली 20 पेजेस हैं, कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। बाकी अपने स्टडी मटेरियल को रेफर करते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड बाय बाय।